जिस कमरे में वह खड़ी थी वह बहुत ही आकर्षक और प्यारे शैली में सजाया गया आइस और कमरे के चारों ओर की सभी वस्तुएं एक शानदार रूप प्रदान कर रही थी। बीट्रिक को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह राजकुमारी के कमरे में थी और दर्पण में प्रतिबिंबित छवि उसका अपना चेहरा नहीं था। तभी बगल में नौकरानी ने राजकुमारी को वहां शून्य में खड़े देखा और राजकुमारी को बुलाया। क्या हुआ राजकुमारी, क्या आपने एक बुरा सपना देखा? नौकरानी ने बहुत चिंतित आवाज में कहा। बीट्रिक को अब एहसास हुआ कि यह नौकरानी थी जिसने उसे जगाया था। पूछने से संदेह बढ़ेगा। वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए बीट्रिक के पास उससे पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने नौकरानी से पूछना शुरू किया, मेरा नाम क्या है? राजकुमारी का प्रश्न सुनकर नौकरानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तुरंत बाद उसने खुशी से इसे टाल दिया, ये भयानक है, आप अपना नाम भूल गए, आप मंजिल के शश हैं। सोलेम नौकरानी को अलग अलग रूप में देखकर जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। बीट्रिक को नौकरानी के शब्दों से जीवन के बारे में थोड़ा संदेह हुआ। उसने सीखा कि सोलेम उनके राज्य का नाम था। ये सोचकर कि उसकी राजकुमारी सब कुछ भूल गई है जो हुआ था, नौकरानी ने उत्साहपूर्वक ये कहने का इरादा व्यक्त किया कि मैं आपको हर चीज के माध्यम से मार्गदर्शन और नेतृत्व करूंगी जब तक कि आपको सब कुछ याद न हो जाए। सोलेम एक बहुत छोटा राज्य है लेकिन ये प्राकृतिक रूप से उपजाऊ भूमि से धन्य है। हुए बीट्रिक को इस समय एक गोल्डन रिट्रीवर की याद आई। बचते हुए आह भरी, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि दिनों को व्यर्थ बीतने देने के बजाय तुम्हें डायरी रखनी चाहिए। नौकरानी की बातों से बीट्रिक को पता चला कि आज 10 फरवरी है, वर्ष 1290। रेलन संयोग से सोल राज्य की राजकुमारी का 20वां जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला था। बीट्रिक को गए पा उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। पुनर्जन्म के साथ साथ अपनी एकाकी मृत्यु को याद करते हुए वह मदद नहीं कर सकी लेकिन आह भरती रही, यह वास्तव में पागलपन है। बगल में नौकरानी ने छोटी राजकुमारी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना और उत्सुकता से पूछा, आपने क्या कहा? राजकुमारी बीट्रिक ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और नाटक किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नौकरानी के ऊर्जावान रूप का सामना करते वो विचारों में खो गई। नौकरानी को कुछ एहसास हुआ और उसने भ्रमित भाव से पूछा, राजकुमारी तुम कब से इतनी शांत हो गई? नौकरानी के इस रवैये का सामना करते हुए बीट्रिक ने ध्यान से सोचा। नायिका ने सोचा कि यह राजकुमारी श्वा आमतौर पर अज्ञानी भी थी, इसलिए नौकरानी को उसके प्रश्न के बारे में कुछ भी संदेह नहीं हुआ। अभी जैसे ही वह दूसरी पार्टी को जवाब देने वाली थी, नौकरानी ने अचानक बोल दिया। लड़की ने दर्द में अपना सिर खुजलाया और बीट्रिक से कहा, मैं आई हूँ क्योंकि महामहिम चाहते थे कि आप उनके साथ दोपहर का भोजन करें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बोलते समय मैं पूरी तरह से भूल गई। नौकरानी ने बीट्रिक से तैयारी करने का आग्रह। एक छोटे से राज्य की राजकुमारी, एक बहुत ही स्त्रीण और सुंदर लड़की। इस समय बीट्रिक को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसकी पतली भुजाएं उसकी तलवार को कैसे सही तरीके से पकड़ पाएंगी। शानदार महल के अंदर रोजा, बीट्रिक ने कई विचारों के साथ खिड़की से बाहर देखा। वह महसूस कर सकती थी कि उसके दिल की गहराइयों से गर्म वातावरण उसे ढक रहा था। वो कभी नहीं जानती थी कि ऐसी कोई चीज मौजूद है। खिड़की के बाहर सुंदर दृश्य को देखते हुए बीट्रिक ने अनजाने में एक व्यक्ति के बारे में सोचा जो कोई और नहीं बल्कि स्टिका था। उसे हमेशा उस लड़के में विशेष रुचि थी। कुलीन गुट 5 साल पहले ढह गया था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि ये दुनिया अब दूसरे पक्ष के हाथों में थी। जिस क्षण से बीट्रिक इस जगह पर जागी, वो केवल स्टिका के बारे में सोच सकती थी। वो लड़का शायद कभी नहीं जान पाएगा कि वो बहुत पहले वापस आ
गई थी। भोजन कक्ष में ले जाया गया। इस समय उसका मूड थोड़ा उलझन में था। लिली जैसी मासूम को बेवकूफ बनाना संभव था, लेकिन परिवार का मामला एक और मामला था। बीट्रिक अनुमान नहीं लगा सकती थी कि वो कितनी देर तक अपनी पहचान छिपा सकती है। जैसे ही वो प्रवेश करती है, सोलम राज्य के सम्राट ने दयालुता से मुस्कुराया। शिना, हमारी प्यारी लड़की, आप देर से आई हैं। दूसरे पक्ष का रवैया बीट्राइस की उम्मीदों से परे था। इससे पहले कि वो संभल पाती, उसके बगल में कुलीन महिला ने जारी रखा, शाह अभी भी सोना पसंद करती है, वो अभी भी एक बच्ची है। उसके बाद लाल बालों वाली लड़की ने निराश भाव से कहा, यदि आप फिर से देर से आए तो कोई सूप नहीं बचेगा। एक एक करके शेष लोगों ने अभिवादन के साथ पिछले कथन को दोहराया। उनके उदार रवैये ने को अविश्वसनीय बना दिया। उसे संदेह था कि क्या ये वास्तव में गंभीर शाही परिवार था, क्योंकि उन्होंने जो भावना दी थी वह सिर्फ किसानों का एक गर्म और मैत्रीपूर्ण समूह था। फिर भी बीट्रिक ने खुद को सतर्क नहीं रहने के लिए कहा, क्योंकि वे केवल बाहर से दयालु होने का दिखावा कर सकते हैं। देर से आने के लिए माफी मांगने के लिए अपना सिर झुकाने के बाद उसने एक कुर्सी खींची और अपनी जगह पर बैठ गई। इस समय शाह की बहनों में से एक बोली, आप यहाँ हैं तो क्यों न हम पिछले विषय को जारी रखें। दूसरे पक्ष के गंभीर भाव को देखकर बीट्रिक थोड़ा चिंतित थी, यह सोचकर कि आगामी विषय राजनीति से संबंधित था। अप्रत्याशित रूप से उसकी बहन के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। लाल बालों वाली लड़की ने सभी के सामने घोषणा की, मैं इस वर्ष की टमाटर रानी हूँ। बस जब बीट्रिक को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, शेष बहन ने अनिच्छुक भाव से कहा, नहीं, मैं आलू रानी हूँ। इन शब्दों को तुरंत दूसरे व्यक्ति से खंडन मिला। इस स्थिति ने बीट्रिक के लिए फिट होना थोड़ा मुश्किल बना दिया। उसने सोचा कि शाही परिवार प्रत्येक व्यक्ति को दूर दूर बैठाएगा और हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ मेज पर भोजन भी विस्तृत नहीं था, केवल टमाटर का सूप और मलाईदार स्पगेटी जो बहुत ही साधारण थे। बीट्राइस ने कभी इस तरह की रॉयल डाइनिंग टेबल नहीं देखी थी। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने सोचा कि टमाटर रानी या आलू रानी जैसी कोई चीज नहीं होती है। बहनों के खिताब के लिए लड़ने का भी कोई मामला नहीं था, लेकिन पिता और माँ अभी भी खुशी से गर्म थे। वह अभी भी बेहोश थी। उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया था, या वह किसी मेले से चिढ़ी जा रही थी जिसे उसे दूसरी दुनिया में ले जाना चाहिए था। अपनी बेटी को विचारों में खोया देखकर रानी सोलम ने चिंता से पूछा, तुम इतनी शांत क्यों हो शिना, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? इससे पहले कि बीट्राइक जवाब दे पाती, राजा बोला, हमारी सबसे छोटी बेटी एक रात में बड़ी हो गई है, इसलिए महान और विवेकशील, लेकिन फिर भी हमारी खूबसूरत लड़की ने सभी के उत्साही रवैये का सामना किया। बीट्राइक कुछ समय के लिए अनुकूलन करने में असमर्थ थी। उसने यहाँ लोगों को धोखा देने के लिए एक भावहीन चेहरा बनाने का फैसला किया। तुरंत उसने अपना मुंह खोला और ठंडे स्वर में कहा, मैं अब परिपक्व हूँ। 1,00,000 साल की छोटी लड़की ने ये कहने के बाद ये भी उल्लेख किया कि पिछले साल शाह पीच क्वीन थी। इस खबर ने बीट्रिक को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अनजाने में फिर से पूछा, मैं क्या हूँ? जैसे ही उसे अपनी सबसे बड़ी बहन बीट्रिक से एक सकारात्मक उत्तर मिला, बेकली ने अनुमान लगाया कि मुख्य कारण उसके बाल थे। अन्य दो बहनों ने बीट्रिक को बताना जारी रखा, जो एसएचआर के रूप में थी, कि पिछले साल उसने अपने गुलाबी गालों को उजागर करने के लिए मेकअप लगाया था, जिससे जज अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाई। ये देखकर कि उसकी बेटी ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, ये सुनने के बाद कि राजा और रानी दोनों ने गलती से सोचा कि उनकी बेटी इस बिंदु पर शर्मीली थी, रानी ने उल्लेख किया कि उनकी बेटियां विवाह की आयु तक पहुंच गई थीं। इसने राजकुमारियां थोड़ी घबरा गईं। बगल में खड़े राजा ने अफसोस के साथ कहा, मैं तुम्हारे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपने आसपास के लोगों को खुलकर अपने प्यार का इजहार करते देख बीट्रिक ने मन ही मन आह भरी कि यह परी का मजाक था।
तभी महल के बाहर हॉर्न बजा जिसने भोजन कक्ष में लोगों का ध्यान खींचा। ये पहली बार था जब बीट्रिस ने यह आवाज सुनी थी। उसने उत्सुकता से पूछा कि वह आवाज क्या थी। इससे पहले कि वह कोई जवाब पाती, अचानक बाहर से एक आकृति दौड़ी। प्रबंधक दरवाजे के अंदर दौड़ा और महाराज को पुकारा। राजा को देखकर सोलम ने वेस्टन से पूछा कि क्या हुआ। स्टुअर्ट वेस्टन ने कहा कि उनका राज्य युद्ध में था। अभी अभी बोले गए शब्दों ने मेज पर मौजूद लोगों को एक पल के लिए इसे आत्मसात करने में असमर्थ कर दिया। प्रबंधक ने इस समय यूरानन का नाम लेना जारी रखा। बीट्रिक ने प्रबंधक के शब्दों के माध्यम से उसके शब्दों पर ध्यान दिया। उसने जाना कि यूरानन का खूनी सम्राट स्टिका शाही रक्षकों का नेतृत्व कर रहा था। दूसरों को इस नाम का उल्लेख करते हुए सुने यूरन और सम्राट द्वारा अपनी सेना का नेतृत्व कर सोलोम के राज्य पर हमला करने की खबर तेजी से फैल गई। बीट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था